नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की। और सामान्य हिंदी से दोस्तों आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट 12 देखेंगे दोस्तों। आज इनके मॉक टेस्ट 12 देखेंगे। और इससे पहले दोस्तों 11 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं सामान्य हिंदी से, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इस आज के सेशन में दोस्तों आज के मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। और आपने दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में विसर्ग संधि है। तो आपको बताना है ये 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन में दोस्तों विसर्ग संधि है, वो बताना है किसमें है विसर्ग संधि। ऑप्शन देखिए, प्रतीक, वारिस, यशोदा, नारिंदु। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर, बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों आपने कमेंट करना है कि आज 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, देखिए पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए दोस्तों विसर्ग संधि किसमें होगी, देखिए पहला ऑप्शन देखिए प्रतीक। ठीक है, प्रतीक में कौन सी संधि होगी, तो संधि जानने से पहले दोस्तों आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रतीक है तो प्रतीक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन, क्या हो जाएगा, प्रतिधन इक। क्या हो जाएगा, प्रतिधन इक क्या हो जाएगा, प्रतीक। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है दोस्तों दीर्घ संधि। ठीक है, उसी प्रकार आपका देखिए क्या है दूसरा ऑप्शन, वारिस है। वारिस का संधि विच्छेद क्या होगा, वारिस का संधि विच्छेद होगा वारी धन ईस। क्या होगा, वारी धन ईस। ठीक है, वारी धन ईस क्या हो जाएगा, वारिस। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, उसी प्रकार आपका सी ऑप्शन देखिए यशोदा। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यशोदा का संधि विच्छेद होगा यश धन दा। ठीक है, क्या होगा, यश धन दा, यशोदा यानी कि यश देने वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, यश धन दा यशोदा यानी कि यश देने वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात करें नारिंदु की, तो नारिंदु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नारिंदु का संधि विच्छेद होगा नारी धन इंदु। ठीक है, क्या होगा, नारी धन इंदु। ठीक है, नारी धन इंदु क्या हो जाएगा, नारिंदु हो जाएगा। और इसमें भी कौन सी संधि होगी, नारिंदु में, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया है दीर्घ संधि कब होती है, जब आ ई उ री आता है तो दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यशोदा हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उपार्जन में संधि है, आपको बताना है उपार्जन में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन देखिए, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा बताइए, उपार्जन, उपार्जन में कौन सी संधि होगी। उपार्जन का पहले आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। उपार्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, उपधन अर्जन। क्या होगा, उपधन अर्जन। ठीक है, उपधन अर्जन क्या हो गया, उपार्जन। तो इसमें कौन सी संधि होगी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे आपको संधि विच्छेद करना पहले आना चाहिए, तभी आप दोस्तों आप संधि विच्छेद करने के बाद आप संधि को पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, निम्न में किस शब्द में यण संधि है, सॉरी यण संधि नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है निम्न में किस शब्द में यण संधि नहीं है। देखिए ऑप्शन, अत्यधिक, अभ्युदय, स्वैच्छिक, या फिर अत्योचित। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, किसमें यण संधि नहीं है। देखिए बात करें आपका अत्यधिक में। ठीक है, अत्यधिक में का जो है दोस्तों क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा अत्यधिक का,
अतिधन, अतिधन अधिक। ठीक है, अतिधन अधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी यण संधि। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है आपका अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा, अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय। क्या हो जाएगा, अभिधन, अभिधन उदय। ठीक है, अभ्युदय, इसमें भी आपकी यण संधि होगी। ठीक है, तीसरा देखिए आपका, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है देखिए, तीसरा है स्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक में क्या होगा, देखिए स्वैच्छिक का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वैच्छिक का संधि विच्छेद होगा दोस्तों स्वधन ऐच्छिक। क्या होगा, स्वधन ऐच्छिक। ठीक है, स्वधन ऐच्छिक क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक हो जाएगा दोस्तों। इच्छा में यहां पर कौन सा प्रत्यय लगा है, इच्छा में इक प्रत्यय लगा है, उससे बना है आपका ऐच्छिक। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर स्वैच्छिक में मैंने बताया था आपको, स्वैच्छिक में क्या संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। यहां पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है स्वैच्छिक में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहां पर राइट हो जाएगा। यण संधि नहीं है जिसमें, वो है आपका स्वैच्छिक। बाकी डी ऑप्शन की बात करें, अत्योचित, तो अत्योचित का अतिधन औचित्य हो गया संधि विच्छेद। यहाँ पर जो औचित्य है, औचित्य जो है दोस्तों, उचित में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, यौ प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, इसमें भी आपका क्या होगा, यण संधि होगा। ठीक है, तीनों में यण संधि है, अत्यधिक, अभ्युदय और अत्योचित में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वैच्छिक हो जाएगा। ठीक है, स्वैच्छिक में कौन सी संधि है, स्वैच्छिक में है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों समास बताना है। 4 का आंसर करेंगे, पंसेरी शब्द में कौन सा समास होगा, बताइए। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास, क्या रहेगा राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको संधि वाला चैप्टर अच्छे से समझा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए। साथ ही साथ आपको मैंने समास अच्छे से समझा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया उसमें। तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, बताइए। समास बताना है, पंसेरी शब्द में कौन सा समास होगा। ऑप्शन देखिए, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। पंसेरी, यानी कि पंसेरी का क्या हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो पंसेरी का क्या हो जाएगा, 5 शेर का समूह। ठीक है, 5 शेर का समूह, जिसे हम क्या बोलते हैं, पंसेरी बोलते हैं। यहाँ पर शेर का मतलब है दोस्तों, पहले माप के रूप में इसका प्रयोग होता था, जिसको सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, बार्ड भी कहते हैं इसको सामान्य भाषा में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंसेरी शब्द में कौन सा समास होगा, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, फलाकांक्षी शब्द में कौन सा समास होगा, बताइए। फलाकांक्षी शब्द में कौन सा समास होगा। ऑप्शन देखिए, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान या फिर संबंध तत्पुरुष। शब्द को अच्छे से देखिए, फलाकांक्षी शब्द में कौन सा समास होगा। तो फलाकांक्षी का समास विग्रह क्या होगा, फलाकांक्षी का फल के लिए आकांक्षी, क्या हो जाएगा, फल के, ठीक है, फल के लिए आकांक्षी। ठीक है, फल के लिए आकांक्षी क्या कहेंगे हम उसको, फलाकांक्षी। ठीक है, कौन सा समास होगा इसमें, बताइए। अब फल के लिए आकांक्षी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फलाकांक्षी शब्द में क्या होगा, बताइए, कौन सा समास होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान के लिए में आपका क्या आता है, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का, कौन सा विकल्प जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, कहा सुनी, दिन ब दिन, बेशर्म या फिर काला पानी।
क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें दोस्तों सारे जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये आपका जो है मॉक टेस्ट बनाया गया है, जिसमें इसमें सारी चीज़ें ली गई हैं। आपका जो है हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय है उसमें से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही साथ आपका शब्द भंडार से रहेगा, शब्द संरचना से, और साथ ही साथ दोस्तों लिपि एवं वर्णमाला से इसमें क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मुहावरे वाक्य परिचय से रहेंगे। तो सारा जो है जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया है। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, बताइए। कहा सुनी की बात करें दोस्तों तो कहा सुनी का मतलब होता है, कहा सुनी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो कहा सुनी कहने के बाद सुनना। ठीक है, कहने के बाद सुनना। ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास है इसमें। ठीक है, दूसरा देखिए दिन ब दिन। दिन ब दिन का मतलब होता है दोस्तों, दिन ब दिन का मतलब होता है दिन के बाद दिन। ठीक है, दिन के बाद, ठीक है, दिन के बाद दिन। ठीक है, दिन के बाद दिन, यहां पर भी आपका क्या है, यहां पर भी आपका कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, बात करें बेशर्म की, तो बेशर्म का समास विग्रह क्या होगा, बिना शर्म के। क्या होगा, बिना बिना शर्म के, बिना शर्म के, यानी कि कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास किसमें नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं है अव्ययी भाव समास। तो बताइए दोस्तों काला पानी में कौन सा समास है, बताइए। आंसर तो आपका क्या हो गया, आंसर आपका डी हो गया, काला पानी। इसमें आपका अव्ययी भाव समास नहीं है, बाकी इनमें तीनों में अव्ययी भाव समास है। तो काला पानी में कौन सा समास है बताइए। काला पानी यानी कि काला है जो पानी। ठीक है, काला है जो पानी। तो यहां पर दोस्तों पानी की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। पानी कैसा है, पानी है काला। तो कौन सा यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। मैंने बताया था जहां पर विशेषता वाली बात होती है वहां पर क्या आ जाता है, आपका कर्मधारय समास आ जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, बताइए संयोग में कौन सा उपसर्ग है। बताइए दोस्तों संयोग में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये बताना है। सम, सन, सम या सु, क्या होगा राइट आंसर। संयोग में कौन सा उपसर्ग होगा यहां पर बताइए। तो संयोग का दोस्तों अगर हम संयोग की बात करें तो यहां पर संयोग यानी कि समधन योग। ठीक है, समधन योग, समधन योग बराबर आपका संयोग। तो यहां पर कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा आपका सम उपसर्ग। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ये अनुस्वार है, ठीक है, ये अनुसार जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, मौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। बताइए अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन देखिए, अ, अभ्य, अभि या फिर अभ्या। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, अभ्यागत। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अभ्यागत। क्या हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग होगा अभ्यागत में। देखिए अभ्यागत की बात करें तो अभिधन आगत बराबर क्या होता है, अभिधन आगत। ठीक है, अभिधन आगत क्या होता है, अभ्यागत। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका अभि उपसर्ग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे अभियागत, अभिधन, आधनगत भी होता है। ठीक है, देखिए 2 उपसर्ग होते हैं इसमें, कभी पूछा भी जा सकता है आपको, अभिधन
आधन, आधनगत। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों दो उपसर्ग हैं, अभि उपसर्ग और आ उपसर्ग। ठीक है, यहां पर दो उपसर्ग हैं, कभी पूछा जाएगा आपको तो याद रखेंगे अभ्यागत में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहां पर आपको तत्सम बताने हैं। ठीक है, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा ये बताना है। चलिए आंसर कीजिए इसका, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा बताइए। ऊन्य होगा, ऊन्य होगा, उरण होगा या ऊर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा ऊन का तत्सम रूप। तो ऊन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ऊन का तत्सम क्या होता है, ऊन होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन देखिए, यामुन, जम्बू, यामुन या फिर जाम्बू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जामुन का पूछा है दोस्तों। ठीक है, जामुन का तत्सम रूप पूछा है। जामुन क्या है, तद्भव रूप है, तो इसका तत्सम रूप पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर हो जाएगा तत्सम रूप जामुन का क्या होता है, जम्बू। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 11 है दोस्तों, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है। तो कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है, आप सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये मैंने आपको बताया था पूरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है इसमें से, मैं, से, ने, को, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैं की बात करें तो मैं किस में आता है आपका, अधिकरण में आता है। ठीक है, और से किस में आता है, से आता है आपका दो में आता है, से अपादान में और करण कारक में। ठीक है, साथ ही साथ किस में आता है, दो में आता है आपका से, किस किस में आता है, अपादान और करण में। और उसी प्रकार ने की बात करें तो ने कर्ता ने, ठीक है, कर्ता कारक होता है। ठीक है, और को आपका किस में आ गया, कर्म कारक। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे इसको, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इनको भी याद रखें। ठीक है, ये आपको सब पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध में काके की री। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इससे आपके जो है कारक वाले क्वेश्चन इससे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 11 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको कारक बताना है, मजदूर को मजदूरी दीजिए। ऑप्शन देखिए, कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक या फिर अधिकरण कारक। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मजदूर को मजदूरी दीजिए, यहां पर मजदूर के लिए मजदूरी दीजिए ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 का राइट आंसर यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे 13 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहां पर संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो कौन सा इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो अब मैं आपको बताया है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 4, एक तो श हो गया, ठीक है, एक त्र हो गया और एक ज्ञ हो गया, 3 तो ये हो गए, चौथा क्या होता है श, एक सौ क्या होता है श। ठीक है, तो ये 4 होते हैं आपके, एक ये हो गया, एक ये 100 हो गया, एक त्र हो गया और एक ज्ञ हो गया, ये 4 क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है पूछा है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 100 क्या है, 100 आपका बताओ क्या है, 100 किसमें आता है, 100 ये आता है ऊष्म व्यंजन में, बताया था ना मैंने आपको, ऊष्म व्यंजन। तो 100 क्या है, ऊष्म व्यंजन है। बाकी संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं इनको याद रखेंगे, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, कौन कौन से होते हैं, एक श होता है, क्षमा वाला श, ठीक है, एक श होता है, छतरी वाला श, एक त्र हो गया और एक ज्ञ हो गया, ये 4 क्या होते हैं
ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चल, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि 100 क्या है आपका ऊष्म व्यंजन है। चल, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 देखिए क्या है, लिपि से दोस्तों, लिपि से है क्वेश्चन। लिपि की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन देखिए, भाषा बोलने के लिए, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, या तीनों में। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। लिपि की आवश्यकता होती है, भाषा बोलने में होती है, भाषा लिखने में होती है, या भाषा संकेत में होती है, या तीनों में होती है। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाषा लिखने में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा को लिखने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 14 का राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ऑप्शन देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो राइट आंसर 15 का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात राज्य में हुआ माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, आंसर करेंगे इसका, बाजार से कलम लाना और पेंसिल अवश्य लाना। तो ये इसमें आपको बताना है दोस्तों, ये किस प्रकार का वाक्य है। बाजार से कलम लाना और पेंसिल अवश्य लाना, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने आपको बताया यहाँ पर देखिए, बाजार से कलम लाना और, तो क्या हो जाता है जब और तथा आते हैं? मैंने आपको बताया था और तथा जब आते हैं तो क्या आता है वहां पर? तो वहां पर आता है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर 16 का आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त वाक्य है जहां पर आपका और तथा आता है, तो वहां पर संयुक्त वाक्य होता है, मैंने पहले बताया था आपको। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आंसर करेंगे इसका। 17 का क्या होगा? कान काटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देखिए, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, चालाकी में आगे होना, या फिर कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? कान काटना मुहावरे का सही अर्थ, तो 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका चालाकी में आगे होना। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 17 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है? आपको बताना है किसी घटना की रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रत्यावेदन, अधिसूचना, प्रतिवेदन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिवेदन। क्या बोलते हैं? किसी घटना की रिपोर्ट को प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन आपके साहित्य से हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, साहित्य से। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों आप सभी जानते हैं, आपके सिलेबस में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उपनाम क्या है, बचपन का नाम क्या है। ठीक है, इनके उपन्यास और निबंध पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मृत्यु पूछी है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? 1970, 1972, 1979, या फिर 1983। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका 1979। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? 1979 में हुई। कहाँ हुई अगर आपको पूछा जाता है तो दिल्ली में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 1979 में। और हजारी प्रसाद के जन्म की बात करें दोस्तों, तो जन्म कब हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का? ठीक है, जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में। ठीक है, 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था आपको पूछा जाता है, तो ये हुआ था यूपी के बलिया में। ठीक है, यूपी के बलिया में जो है जन्म हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
ठीक है, जन्म और मृत्यु दोनों याद रखेंगे क्योंकि पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में यूपी के बलिया में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1979 में दिल्ली में मृत्यु हुई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम भी है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या है? आपको सीधे पूछा जा सकता है व्योमकेश किसका उपनाम है? तो क्या नाम है हजारी प्रसाद का? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम क्या है? व्योमकेश। क्या है? व्योमकेश। ठीक है, तो व्योमकेश किसका उपनाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों उपनाम ये है। ठीक है, उपनाम। ठीक है, उपनाम क्या है? उपनाम है व्योमकेश। और बचपन का नाम अगर पूछा जाता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। क्या था? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ। वैद्यनाथ द्विवेदी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास की और निबंधों की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के आप सभी जानते हैं उपन्यास कौन कौन से हैं, इनको याद रखेंगे दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों की बात करें तो उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास है आपका फर्स्ट बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है पहला? बाण भट्ट। बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? तो ये है आपका, ये उपन्यास किसका है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसी प्रकार दूसरा चारुचंद्र लेख। ठीक है, चारुचंद्र लेख ये किसका उपन्यास है? ये भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। साथ ही साथ दोस्तों अनामदास का पोथा, ये कई बार पूछा है। ठीक है, अनामदास का पोथा। ठीक है, अनामदास का पोथा ये किसका उपन्यास है? अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ये उपन्यास याद रखेंगे। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा और पुनर्वा। ठीक है, ये चार जो है प्रमुख उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। साथ ही साथ निबंधों की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं दोस्तों कौन कौन से हैं? ठीक है, निबंधों की बात करें तो निबंध कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर? तो निबंधों की बात करें तो पहला है अशोक के फूल। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल निबंध किसने लिखा है? तो ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, साथ ही साथ कुटज पूछा जाता है एक। ठीक है, कुटज। ठीक है, ये कुटज उपन्यास किसका है? कुटज उपन्यास भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ एक और पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, शिरीष के फूल। ठीक है, शिरीष के फूल। ठीक है, शिरीष के फूल ये किसका निबंध है? ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास और कुछ इंपॉर्टेंट निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, इनको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जैसे उपन्यास की बात हमने की, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वैसे रचनाएं तो काफ़ी सारी हैं। ठीक है, बाकी निबंध की बात करें तो निबंध अशोक के फूल हो गया। ठीक है, कुटज हो गया। और एक इंपॉर्टेंट है आपका निबंध और जो कई बार पूछा गया है वो है आपका आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व। तो आलोक पर्व किसका निबंध है अगर आपको पूछा जाता है? तो आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही निबंध है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी से दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, उपनाम क्या है, बचपन का नाम क्या है। ठीक है, साथ ही साथ उपन्यास और निबंध जो महत्वपूर्ण है इनको आप जरूर याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट किसने कहा? चलिए आंसर कीजिए, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट किसने कहा है? बताइए। अमृत राय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट किसने कहा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दो चीज याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पूछे जाते हैं।
प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट किसने कहा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। और मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही किसने कहा? ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कलम का सिपाही। ठीक है, तो कलम का सिपाही किसने कहा प्रेमचंद को? प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही किसने कहा? तो ये कहा दोस्तों अमृत राय ने। ठीक है, अमृत राय। साथ में दोनों याद रखेंगे, उपन्यास सम्राट किसने कहा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। और कलम का सिपाही किसने कहा? अमृत राय ने कहा। ये दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद के जन्म और मृत्यु से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मूल नाम क्या था? ठीक है, इनकी काफ़ी सारी कहानियां हैं और इनके उपन्यास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म कब हुआ था पूछा जा सकता है। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। ठीक है, 1880 में बनारस में हुआ था। ठीक है, बनारस। ठीक है, तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में, बनारस में हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। ये कई बार पूछा है। ठीक है, धनपत राय। तो धनपत राय दोस्तों किसका मूल नाम था? तो ये था प्रेमचंद का। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, कुछ इनके जो उपनाम हैं, एक तो दो तो आपको मैं पहले बता चुका हूं, उपन्यास सम्राट और कलम का सिपाही। इसके साथ साथ मुंशी प्रेमचंद को कलम का मजदूर भी कहते हैं। प्रेमचंद को क्या कहते हैं? कलम का सिपाही। अभी आपने देखा कलम का मजदूर। कलम का मजदूर किसको कहा जाता है? ये भी आपका मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों और उपनाम की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद को भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमचंद को भारत का, ठीक है, भारत का मैक्सिम गोर्की। भारत का मैक्सिम गोर्की। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। तो उपनाम है क्या क्या है? कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। कलम का मजदूर किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। भारत का मैक्सिम गोर्की किसको कहा जाता है? ये भी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों प्रेमचंद के कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है, कौन कौन से हैं उपन्यास? ठीक है, उपन्यासों की बात करें तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं दोस्तों कौन कौन से हैं? उपन्यास हैं जैसे आपका सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन क्या है? उपन्यास है किसका? प्रेमचंद का। ठीक है, उसी के साथ साथ रंगभूमि हो गया। ठीक है, रंगभूमि ये पूछे गए हैं कई बार। रंगभूमि किसका उपन्यास है? ये है आपका मुंशी प्रेमचंद का। रंगभूमि के बाद गबन हो गया। ठीक है, गबन हो गया, गोदान हो गया। ठीक है, गोदान, गबन, गोदान। साथ ही साथ कर्मभूमि हो गया। कर्मभूमि किसका उपन्यास है? तो ये भी आपका मुंशी प्रेमचंद का है, कर्मभूमि। कर्मभूमि के साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या कहते हैं? कायाकल्प। ठीक है, कायाकल्प। ठीक है, कायाकल्प किसका उपन्यास है? ये भी आपका मुंशी प्रेमचंद का है। कायाकल्प के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट है आपका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र किसका उपन्यास है? ये भी आपका प्रेमचंद का है दोस्तों, और ये अपूर्ण है, जिसको प्रेमचंद पूरा नहीं कर पाए थे। ये पूछा भी जाता है कई बार। और साथ ही साथ दोस्तों उपन्यासों की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ दोस्तों वरदान किसका उपन्यास है? आपको पूछा जा सकता है। तो वरदान भी आपका मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और एक और उपन्यास है रूठी रानी। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। रूठी रानी, तो रूठी रानी उपन्यास किसका है? ये भी आपका किसका है? प्रेमचंद का है। ठीक है, ये उपन्यास याद रखेंगे। और कहानियों की बात करें तो प्रेमचंद की कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं? देखिए कहानियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, कहानियों की बात करें तो कहानियों में आता है आपका पहला सौत। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। सौत जो है दोस्तों ये प्रेमचंद का जो है
पहला कहानी यानी कि प्रेमचंद की पहली कहानी है सौत, ठीक है, पहली कहानी है प्रेमचंद की पहली, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद कहानी की बात करें तो सोजे वतन, ठीक है, सोजे वतन किसकी है, किसका है, ये है आपका मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है। उसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट है आपका नमक का दरोगा हो गया, ठीक है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है नमक का दरोगा, नमक का दरोगा किसका है, ये भी आपका प्रेमचंद का हो गया। साथ ही साथ कफन हो गया, ठीक है, कफन, कफन किसकी कहानी है कफन, तो ये भी आपका मुंशी प्रेमचंद। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी इनमें से आपके पात्र पूछ लेता है, जैसे जैसे नमक का दरोगा है, इसमें से भी पात्र पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से मुख्य पात्र जो हैं, जैसे आपका जो दरोगा था, दरोगा वंशीधर हो गया, ठीक है, पंडित आलोकदीन हो गया, तो ये इसमें कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद से संबंधित सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए दोस्तों, जिसमें मैंने आपको जन्म बताया, ठीक है, मूल नाम, उपनाम, ठीक है, उपन्यास, कहानियाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और ज़रूर बताएं दोस्तों कि आज की सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।